सभी कुछ लोग शामिल हुए हैं, कुछ लोग और मजीद शामिल होने वाले हैं। तो कुछ 2-3 दिन के बाद हम बाकायदा डिस्कशन का आगाज करेंगे। जब तक अगर जो शामिल होने वाले साथी हैं, अगर उनमें से कोई सवाल करना चाहे, सवाल पूछना चाहे, कोई बात उनके ध्यान में, तो वो पूछना शुरू कर दे पहले, ताकि हम डिस्कशन का आगाज कर दें। तो जैसे जैसे लोग शामिल होते रहेंगे, हम इस चीज़ को मजीद आगे बढ़ा देंगे। कोई जी आ रही है, फरमाइए। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कोई अंदाजन जो है वो कब तक हमारे इंटरव्यू मतलब स्टार्ट हो जाएंगे। क्या आपकी आवाज़ कुछ कुछ, अंदाजा तो। इंटरव्यू कब तक मुतवक्के है, ये पूछना चाहती हूँ। जी। अच्छा देखें, आज जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स है उनकी लिस्ट भी आ चुकी है। ये एक फाइनल टाइम होता है कि एक हफ्ते का शायद उन्हें टाइम दिया जाता है कि अगर आप वो डॉक्यूमेंट जमा करवा दें तो शायद उन्हें दोबारा मौका मिल जाए इंटरव्यू का। और इसका मतलब ये है कि 1-2 दिन के अंदर ही आपके इंटरव्यू का शेड्यूल जारी हो सकता है। और बहुत जल्द इम्कान है कि इंटरव्यू हो जाएंगे। इसलिए थोड़ी सी अब आपकी तरफ से तेजी का मामला होना चाहिए। और बस अब जहन बना लें कि किसी भी दिन इंटरव्यू के लिए शेड्यूल जारी हो सकता है कि कल या परसों, कल जुम्मा है, अगर कल जारी नहीं होता है तो फिर या मंगल को उम्मीद है कि आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा। कम से कम शेड्यूल जारी हो जाएगा। उसके बाद चंद जो नंबर होते हैं आगे पीछे, वो जो कोई रिजेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं या कोई और इस तरह के कोई इशू होते हैं, वो भी सॉल्व हो जाते हैं। तो वो एक हफ्ते के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका शेड्यूल आ जाएगा। और अब शेड्यूल कितने दिन का आता है, वो 10 दिन के बाद शुरू होते हैं, 15 दिन के बाद होते हैं, या 20 दिन के बाद होते हैं। तो बस ज्यादा वक्त नहीं है। अभी अंदाजा कर लें कि 15-20 दिन के बाद इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। पता नहीं पहले मेल कैंडिडेट्स के होते हैं या फीमेल कैंडिडेट्स के होते हैं, पहले हैदराबाद में होते हैं या पहले कराची में होते हैं। तो बस हर तरह से तैयार हैं कि अब कभी भी इंटरव्यू हो सकते हैं। तो इंटरव्यू के हवाले से टाइम कम है। अब कोशिश करें कि जल्द से जल्द ये सिलसिला आगे बढ़े और आपकी तैयारी भी जो है वो ज़रा तेज़ी से आगे बढ़े। थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगाइए, ज़्यादा टाइम दीजिए इसको, क्योंकि देखें एक 17 ग्रेड की नौकरी है। और आजकल आपने देखा होगा बेरोजगारी के हवाले से कि एक स्केल की जो नौकरी होती है, एक पहले स्केल की, दूसरे स्केल की, उसके लिए हजारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में लोग फिर दरखास्तें जमा कराते हैं। बल्कि भी एक हालिया एक वाकया भी चल रहा है कि स्केल 1 से 5 तक या 15 तक के लिए जो सिंध गवर्नमेंट ने वो टेस्ट करवाए थे एनटीएस के थ्रू, और ये तय किया था कि इनकी बेसिस पर डायरेक्ट नौकरियां दी जाएंगी। उस पर भी अच्छे खासे लाखों की तादाद में लोगों ने फॉर्म जमा कराए थे और टेस्ट दिए थे, और उसमें से बहुत कम लोग पास हुए थे। तो बेरोजगारी तो बेतहाशा है, और ऐसे में 17 ग्रेड की नौकरी लेते ही के लिए हमारी जो कोशिशें हैं वो उस मयार की कभी कभी नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में बेहतर है कि हम अपनी तैयारी को जरा बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि इसमें कोई कमी ना हो सके। अच्छा, एक मैसेज अभी आया है मेरे पास, तो मैं देख लेता हूँ। अ, अता भाई का मैसेज आया है कि डेमो इंटरव्यू इसी प्लेटफॉर्म पर मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। देखें, पहले भी हमने यहाँ पर इसी तरह जूम क्लासेस के अंदर ऑनलाइन इंटरव्यू मैनेज किया था। लेकिन उसमें एक मजायका है कि उसमें सिवाय मेरे दूसरा कोई बंदा शामिल नहीं होगा, मैं ही सवालात पूछ सकता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक और तरीका भी, अगर मेरी बात की आप लोग तारीफ करें, और खुसूसन जो कराची में है, अगर वो लोग इस चीज का हिस्सा बन सकते हैं कि हम कराची यूनिवर्सिटी या किसी और जगह पर इंटरव्यू का एक बाकायदा डेमो मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ कि कुछ एक्सपर्ट जो प्रोफेसर हैं उनको इसमें बुला लिया जाए और वो आपसे सवालात पूछें। अच्छा, उनके सवालात पूछने में हो सकता है कि आप सवालात के पूरी तरह जवाबात ना दे सकें, लेकिन कम अज कम आपको अंदाजा होगा कि इंटरव्यू किस तरह होता है। जैसे मेरे को खास में मेरे उस्ताद जो हैं नबी सरूर साहब, वो हमेशा तैयारी कराते हैं और वो बाकायदा इंटरव्यू भी, डेमो इंटरव्यू भी करवाते हैं। और उसके लिए वो एक उर्दू के एक्सपर्ट को भी रखते हैं,
और कोई और सीनियर टीचर को भी रखते हैं, और इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट से ताल्लुक रखने वाले टीचर को भी रखते हैं जो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के हवाले से सवालात पूछते हैं। बहरहाल ये तो तय है कि इंशाल्लाह डेमो इंटरव्यू का मामला रखेंगे। अब वो इस प्लेटफॉर्म पर अगर कोई और फिजिकल इंटरव्यू का सेटअप नहीं बनता है तो हम इंशाल्लाह ताला बिल्कुल यहीं पर इसी तरह रखेंगे। और उसमें बस ये रखेंगे कि जिसका इंटरव्यू होगा वो ओपनली वो उससे डिस्कशन होगी, कोई दूसरा उन सवालात के जवाब नहीं देगा। हम कोशिश करेंगे कि एक कैंडिडेट से कम से कम 10 मिनट तक उनसे सवालात करते रहें, और 10 मिनट तक वो उसमें उसका मुख्तसर डेमो भी शामिल हो, और कुछ तफसीली सवालात के जवाबात हों, और कुछ मुख्तसर सवालात और जवाबात हों, जिससे काफी हद तक अंदाजा हो जाए कि हाँ भाई अब इतनी चीजें इन्होंने पढ़ी हैं और इतनी चीजें उनको आती हैं। और फिर अगर उससे डिस्कशन के दौरान मुझे कहीं महसूस हुआ कि यहाँ इस तरह अंदाज इख्तियार करना चाहिए था, या यहाँ क्या बेहतरी लाई जा सकती है, किसने बेहतर तरीके से अपने सवाल के जवाबात दिए हैं, तो उसकी तफसीलात भी हम शेयर करेंगे। तो इससे काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ हमने डिलीवर किस तरह किया है। क्योंकि सबसे अहम चीज इंटरव्यू में आपकी डिलीवरी होता है कि आपने किस तरह अपने जवाबात को डिलीवर किया है। सब देखें, तैयारी सब करते हैं, कोई शख्स मैं नहीं समझता कि आप इस वक्त जितने भी लोग इंटरव्यू की के लिए मौजूद हैं, कोई भी शख्स अब तैयारी नहीं कर रहा, सबके सब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन होता यह है कि कभी भी जब इंटरव्यू की बात होती है और इंटरव्यू के सवालात पूछे जाते हैं, तो उसमें से बहुत कम ऐसा होता है कि वो डिलीवर सही तरीके से कर पाते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कोई सवाल पहले तो हमें मालूम होता है कि हमको इसके बारे में मालूम है, उसके बारे में भी, लेकिन अगर कोई सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई गालिब के जो शायरी है उसकी इंफरादियत आप बताएं क्या है, तो फिर जब जवाब देने की बारी आती है तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये मसाइल सामने हमारे आते हैं। अता भाई का मैसेज आया है कि ठीक है समर तैयार है अभी फतेह भाई के सामने। अच्छा, चलें भाई, समर समर का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी है, और बिल्कुल बिल्कुल दे सकती हैं, और रखेंगे इंशाल्लाह। समर बेफिक्र रहें, आपका इंटरव्यू इंशाल्लाह ताला इस दफा अच्छा होगा। और अता भाई आप भी इंशाल्लाह ताला यही सूरत हाल है आपके लिए भी, और इंशाल्लाह और दीगर जितने भी साथी हैं, मेरी दुआएं सबके साथ हैं, और कोशिश करें इंशाल्लाह ताला सब के सब इस मरहले में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन देखें, बुनियादी इसमें चीज जो है वो मेहनत है, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाब भी हो जाएंगे। अच्छा, कोई डिस्कशन के हवाले से अगर कोई सवालात आपके जहन में है, कल एक सवाल आया था आखिरी में, मैं उसका जवाब नहीं दे सका था। आ, एक सवाल तो ये था कि इंटरव्यू में क्या सनतें पहले बतानी चाहिए, तो उसका तज़किरा मैंने किया था कि सनतें पहले आप तशरीह करो, तशरीह के साथ आप बता दें कि बिल्कुल कि इसमें ये सनत पाई जाती है, एक चीज। दूसरी बात ये है कि एक सवाल यह है दरियाए लताफत के बारे में बताएं। दरियाए लताफत जो है वो इंशाल्लाह खान इंशा की किताब है, और इंशाल्लाह खान इंशा जो है उन्होंने बुनियादी तौर पर वो किताब लिखी थी, लेकिन वो किताब दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। और उसका एक हिस्सा मिर्जा हसन कुतील ने लिखा था। ये फारसी जुबान में उर्दू जुबान और कवायद के हवाले से किताब है, जो उस जमाने में नवाब सादत अली खान की फरमाइश पर लिखी गई। बल्कि उर्दू कवायद पर ये पहली किताब है, लेकिन ये फारसी जुबान में लिखी गई थी। और ये जो किताब है इसके तकरीबन 300 से ज्यादा सफ़ात इंशाल्लाह खान इंशा ने, और तकरीबन लगभग 150 सफ़ात जो मिर्जा हसन कुतील ने लिखे थे। दोनों जो हिस्से हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये किताब मारूफ जो है, ये किताब मारूफ है इंशाल्लाह खान इंशा के नाम से। आमतौर पर कहा जाता है इंशाल्लाह खान इंशा की किताब है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंशाल्लाह खान इंशा के साथ मिर्जा हसन कुतील भी इसमें शामिल थे। अच्छा, एक सवाल आया है कि सर कम से कम वक्त में 4 से 5 नॉवेल कैसे पढ़ें। मैंने आपसे अर्ज किया था कि 4 से 5 नॉवेल पढ़ें ना, बल्कि 4 से 5 जो एक किताब है उर्दू नॉवेल की तारीख, उससे उन नॉवेलों के बारे में चंद बुनियादी बातें आप समझ लें। अगर और इसका एक और हल ये भी होता है कि मिसाल के तौर पर आप अपने साथियों से कांटेक्ट में होते हैं, तो मुख्तलिफ साथियों से मुख्तलिफ नॉवेल, जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक नॉवेल पढ़ा है तो आप उस नॉवेल का क्या तजजिया करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ अब ये बात आती है कि आमतौर पर हमारी वो पोजीशन नहीं होती कि हम
किसी भी नॉवेल के हवाले से या किसी भी चीज के हवाले से कोई तज्जिया कर सकें, तो आप इंटरनेट पर गूगल पे सर्च करें, गूगल बाबा आपको हर सवाल का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। तो वो आपको किसी भी नॉवेल का जो मुख्तसर तज्जिया है वो कहीं ना किसी मजमून या किसी ना किसी पोस्ट की सूरत में आपको मिल जाएगा। इससे आपको ये आसानी हो जाएगी कि कम अज कम आप आसानी के साथ काफी जो नॉवेल हैं उसके बारे में अहम मालूमात इकट्ठी कर सकेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मुख्तसर मैं आपसे कहूँ कि राजा गिद्ध जो नॉवेल है उसको बुनियादी तौर पर फलसफा हलालो हराम को उस नॉवेल में बयान किया गया है कि जो हराम है उसके इंसानी रूह और इंसानी जिस्म पर क्या असरात होते हैं। उस नॉवेल के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि जो रिस्क हराम है वो इंसानी जिस्म के अंदर मनफी मनफी न्यूट्रिशन बढ़ाता है, बनाता है, मंथली न्यूट्रिशन करता है, और जिसकी वजह से जो उनकी जिंदगी है वो आने वाले जमाने के अंदर उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं और आने वाली जो नस्लें हैं उस तक उसके असरात पहुंचते हैं। और ये इसका एक बुनियादी कॉन्सेप्ट था। और इसके जो अहम किरदार हैं, कय्यूम है, सीमी है, आफताब है और डॉक्टर सुहेल है, इस तरह। तो आपको किरदारों के नाम मालूम हो और उसके साथ साथ उसका मुख्तसर सा आप अगर उसका जो जायजा है या उसका जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो बता दें तो आप इसमें बड़ा जबरदस्त तरीके से ये मामला हो सकता है। इसी तरह और जो नॉवेल हैं उसका भी इसी तरीके से किया जा सकता है। मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि डॉक्टर मुमताज अहमद खान की किताब उर्दू नॉवेल की तारीख है उसे देख लीजिएगा। मैं मसरूफियत की वजह से वो किताब आपको शेयर नहीं कर सका हूँ। कोशिश करूंगा कि मैं आज ही क्लास खत्म होते ही वो किताबें आपको शेयर कर सकूं। वो किताबें आज ही शेयर कर दी तो फिर उसे देख लीजिएगा, आपको उससे भी काफी हद तक मुफाका हो जाएगा। कम से कम ये नॉवेल्स के हवाले से आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, सवाल एक और है कि नॉवेल का तज्जिया पूछते हैं या कहानी। लेकिन आमतौर पर नॉवेल का के बारे में पूछते हैं कि आपने वो नॉवेल पढ़ा, उस नॉवेल में क्या है। तो उसके कहानी या तज्जिया आप जो चाहे बयान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरी कहानी बयान करेंगे, अगर आप उसका बुनियादी या मरकजी ख्याल भी बयान कर देते हैं तो उससे बात बन जाएगी। मिसाल के तौर पर जो एक नॉवेल है खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का, अगर आप उसके बारे में उसकी कहानी आप कहानी से वाकिफ हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कहानी से वाकिफ नहीं भी हैं और अगर आप ये कहते हैं कि भाई जो खुदा की बस्ती नॉवेल है क़याम पाकिस्तान के बाद जो हिंदुस्तान से मुहाजिर यहाँ पर आया उनकी आबादकारी और फिर उनके कुछ ऐसे लोग जिन्होंने उनका इस्तेहसाल किया था उसको मौजू बनाया गया है कि किस तरह जो लुटे पिटे मुहाजिरीन पाकिस्तान आए तो यहाँ आकर उनके लिए उनके जहन में ये था कि एक आज़ाद सरजमीन में वो अपनी सांस लेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें एक ऐसे तबके से वास्ता पड़ा कि जिन्होंने उसका सख्त इस्तेहसाल किया और जिसका जिक्र मुख्तलिफ नॉवेलों मुख्तलिफ किताबों में भी हमें नजर आता है। और ये कहानी एक हकीकत पसंदाना कहानी है कि उस जमाने के 1955-56 के कराची और लाहौर में ये इस तरह की कहानियां, इस तरह के मामला आमतौर पर दिख रहे थे, नजर आ रहे थे। और इसके साथ साथ इसी मौजू पर, इससे मिलते जुलते मौजू पर ही कुदरतुल्लाह शहाब ने भी एक नॉवलेट या खुदा के नाम से तहरीर किया था। उसका मौजू खुदा की बस्ती का मौजू में काफी हद तक थोड़ी सी मुमासलत पाई जाती है कि उन्होंने भी हिजरत के बाद के जो मुहाजिरीन की हालत जार है उसको मौजू बनाया था। तो वो एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इसी तरह वो उनका खदीजा मस्तूर का जो नॉवेल है जमीन, वो उसका मौजू भी बुनियादी तौर पर हिजरत के बाद मुहाजिरीन की हालत जार है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके बारे में पूछा जा सकता है। बिल्कुल खुदा की बस्ती को ड्रामाई तश्कील भी दी गई थी, लेकिन ये चीजें आपने मद्देनजर रखनी है नॉवेल के हवाले से। ठीक है, तो अगर ये चीजें आप मद्देनजर रखेंगे तो कोई मसला ही नहीं है। और यहाँ भी एक बात दोबारा ध्यान में रखें, देखिए मैंने कल भी कहा था, अहम तरीन चीजों के बारे में, अहम तरीन मौजूआत के बारे में, अहम तरीन नॉवेलों के बारे में, अहम तरीन अफसानों के बारे में। ऐसा नहीं है कि आपके ऐसे आम से नॉवेल के बारे में पूछ लिया जाए, लेकिन बाज नॉवेल्स ऐसे होते हैं कि जो जिनकी जो शायद हमारे लिए आम से हों लेकिन वो बहुत मकबूल हो जाते हैं या मशहूर हो जाते हैं। उनकी कहानी या उनका कॉन्सेप्ट या फिर वो पता नहीं उनकी उसकी कहानी के अंदर एक ऐसी इंफरादियत होती है कि जो उनकी मकबूलियत का बाहिर बन जाती है। तो इस तरह से भी, लेकिन ये तमाम चीजें आपको बुनियादी तौर पर
डॉक्टर मुमताज अहमद खान की किताब में आपको जरूर मिल जाएंगी। और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करता हूँ कि उसे किसी भी सूरत में आज ही आपको ग्रुप में ये चीज़ें शेयर कर दूँ, मेरे लिए मुमकिन होता है। जी, अगर आपको ये सवाल अगर आपके जहन में, एक सवाल अभी आया है कि अभी ज्वाइन किया है तो क्लास में क्या डिस्कशन हुई है। क्लास में फिलहाल कोई खास डिस्कशन नहीं हुई है। 11:30 बजे तो हमने क्लास शुरू की और 5 मिनट तक तो कोई बात नहीं हो सकी थी। बस फिलहाल अभी यही बात हुई है कि कोशिश करनी है कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मुताला कर लिया जाए, क्योंकि बहुत उम्मीद है कि जल्द ही आपके इंटरव्यू की तारीख भी दे दी जाए। जैसे आज जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आ चुकी है, तो बहुत उम्मीद है कि हो सकता है कल ही शेड्यूल जारी हो जाए, कल नहीं तो नेक्स्ट वीक के अंदर आपका शेड्यूल जारी होने के इम्कानात बहुत ज्यादा है। अच्छा, देखें, एक सवाल आया है, उर्दू जुमले का ढांचे के बारे में बताएं। उर्दू जुमले का ढांचा देखें, सरफो नहव से इसका ताल्लुक है, और सरफो नहव से मेरा बचपन से झगड़ा चल रहा है, तो इसके हवाले से मेरी मालूमात ना होने के बराबर हैं। इसके बारे में मैं तफसीली कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा शायद मौजू ही नहीं है। मेरी दिलचस्पी भी इसमें नहीं रही। मेरी दिलचस्पी उर्दू अदब की तारीख के हवाले से, उर्दू अदब की तारीख के हवाले से किसी भी पहलू से आप पूछेंगे तो मैं कोशिश करूंगा। तमाम चीजें तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि उनके बारे में कुछ ना कुछ बता सकूं। लेकिन जो उर्दू कवायद या उर्दू ग्रामर है उसके बारे में मेरी मालूमात इंतहाई कम है, और उसके बारे में मैं जवाबात देने की पोजीशन में भी शायद नहीं हूँ। अता अता भाई ने मेरी जो मेरी जज्बात की अकाती शेर के जरिए कर दी है कि जानता हूँ सवाबे पढ़ाई व मुताला पर तबीयत उधर नहीं। बल्कि मैं अगर इसको ऐसे कर दूं कि जानता हूँ सवाबे उर्दू कवायद पर तबीयत इधर नहीं। मैं उर्दू लिटरेचर की तारीख तक ही अपने आप को महदूद रखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, उर्दू अल्फाज का जखीरा के बारे में, उर्दू अल्फाज का जखीरा देखिए, उर्दू अल्फाज का जो जखीरा है वो मुख्तलिफ जुबानों से बना है। मुख्तलिफ जुबानों के अल्फाज उर्दू जुबान में शामिल है। उर्दू जुबान की जो खसूसियत है वो यही है कि ये मुख्तलिफ जुबानों से मिलकर उर्दू जुबान तश्कील पाई है, बनी है। और उर्दू जुबान मुख्तलिफ जुबानों के अल्फाज उर्दू जुबान में मौजूद है। उर्दू जुबान की एक बड़ी इंफरादियत यही है कि उर्दू जुबान दीगर जुबानों के अल्फाज बड़ी आसानी से अपने अंदर समो लेती है, और बामानी उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट हमारी उर्दू जुबान में आ जाता है। अच्छा देखिए, जैसे कि मिसाल के तौर पर अंग्रेजी के हम सैकड़ों हजारों अल्फाज अपनी गुफ्तगू में शामिल कर चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कि जो अंग्रेजी के हैं और अब हम आम तौर पर उर्दू में ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे गिलास हो गया, या कंप्यूटर हो गया, या टीवी हो गया, या रेडियो हो गया, या इस तरह की और सैकड़ों चीजें हैं जिनके कुछ लोगों ने इसके उर्दू मुतरादिफात भी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कोई कबूल आम हासिल नहीं हुआ। इसकी वजह से आम तौर पर जो है वही अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। कैलकुलेटर को शुमार कुनंदा का नाम दिया गया था, लेकिन शुमार कुनंदा कोई नहीं कहता, बल्कि सभी कैलकुलेटर ही कहते हैं। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं या ऐसी चीजें हैं जो उर्दू का हिस्सा बन गई हैं, और तेजी से उर्दू उर्दू में दीगर जुबानों से अल्फाज भी शामिल हो गए हों, सिंधी जुबान के हों, पंजाबी जुबान के हों, या अंग्रेजी जुबान के हों, या किसी और जुबान को। जैसे एक अभी कुछ अर्से पहले एक लफ्ज वायरल हुआ था, बढ़ गया। और बढ़ गया अब ऐसा मशहूर हो गया है कि वो अब उर्दू जुबान का भी हिस्सा बन गया है। अभी कोई काम खराब होने के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल कर लिया जाता है कि भाई ये काम हुआ, तो कोई भी कह देता है कि भाई नहीं, वो तो बढ़ गया, और इससे हम ये समझ जाते हैं कि इसका मतलब है कि भाई वो काम खराब हो गया। अच्छा, यहाँ सवाल एक सर एजाज एक सवाल करना चाह रहा हूँ, इजाजत हो तो। जी जी जी। जी अता। सर ये जो अभी उर्दू ग्रामर से रिलेटेड दो क्वेश्चन किसी ने यहाँ अभी पूछे हैं, बुनियादी तौर पर ना सवाल वाजे नहीं हो सका कि उसमें पूछना क्या चाहते हैं। ये जो भी कैंडिडेट हैं जो भी बात पूछना चाह रहे हैं, आप इनसे कहें कि ये थोड़ा सवाल को वाजे करें ताकि बात सही से समझ आए। अच्छा देखें, मैं मुझे शायद मैं अगर कुछ समझ पा रहा हूँ तो पहले मैं अपने तौर पर समझकर इसकी वजाहत करने की कोशिश करता हूँ, और अगर मैं गलत समझा हूँ तो फिर जिन्होंने सवाल किया है वो दोबारा इस सवाल को बेहतर तरीके से अगर पूछ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक सवाल आया है, क्या उर्दू ग्रामर के मुतालिक कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन उर्दू ग्रामर के हवाले से 5 से 10% पूछे जाने का इम्कान होता है। 90% आपसे उर्दू अदब की तारीफ और लिटरेचर और असनाफ और शख्सियात और इस तरह की चीजें पूछी जाती है। ग्रामर के हवाले से सवालात
5 से 10% होते हैं। लेकिन देखें, ग्रामर जो है वो वो प्रैक्टिस मांगती है कि ग्रामर पर अगर आप चीजें याद कर भी लेते हैं, उसके बावजूद वो तमाम चीजें आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। उसकी मिसाल में दूंगा, इल्म बयान, तशबीह, इस्तिआरा, मुजाजे मुरसल और किनाया। आप ये चाहे इसकी तमाम खुसूसियात, तमाम सूरतें और तमाम उसकी मिसालें याद भी कर लें, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई एक शेर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसमें इल्म बयान की कौन सी चीज शामिल है, तो हम उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें इस्तिआरा है, मुजाजे मुरसल है, किनाया है या तशबीह है, कौन सी चीज मौजूद है। तो इसलिए कम अज कम मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि हमें ऐसी चीजों में उलझने की बजाय, अगर आपके पास वक्त है तो इस चीज को भी प्रॉपर तरीके से देखिए, देखना चाहिए। उर्दू अदब के तालिब इल्म की हैसियत से हमें देखना चाहिए, लेकिन अगर वक्त है तो उस पर ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि जितनी मेहनत आप उस पर करते हैं उससे ज्यादा बेहतर है कि उतने ही वक्त में आप उर्दू अदब लिटरेचर की या उर्दू अदब की तारीख के हवाले से ज्यादा जो मवाद है वो पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं और उसके तमाम पहलुओं से आगाही हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सवाल एक और पूछा गया है, अगर पूछ लिया जाए तो उसका जवाब नहीं आए तो कोई बात नहीं भाई। ऐसा होता है कि आपसे जो सवालात पूछे जाते हैं बाद औक़ात हम उसके जवाबात नहीं दे पाते। 100% तो आपका इंटरव्यू दुरुस्त हो ही नहीं सकता। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई ऐसा आसमानी बंदा आ जाए कि उससे जो भी सवाल पूछा जाए उसका जवाब दे दे वो। तो अगर किसी सवाल का जवाब नहीं भी दिया जाए तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सादा से अंदाज में मातरत कर लें कि इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मालूम। और अगर उसके बारे में कुछ मालूमात थी और उस वक्त आपके जहन से निकल गई, तो आप ये चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि सर मुझे इसके बारे में मालूम तो था, लेकिन इस वक्त मेरे जहन से बिल्कुल वो चीज निकल चुकी है, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। इस तरह से आप कुछ इस तरह से इजहार कर सकते हैं। अगर एक सवाल आया है कि अगर ना पढ़ूं तो फर्क तो नहीं पड़ेगा इंटरव्यू में, फर्क तो पड़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, शायद मेरी बात पता नहीं कितना फीसद दुरुस्त है, उसका अंदाजा आप पुराने इंटरव्यू से लगा लें। पुराने इंटरव्यूज भी हमारे ग्रुप में शेयर में देखें कि कितना परसेंट ग्रामर के हवाले से पूछा गया है। अगर उसमें आपको लगता है कि 30% या 20 से 40% तक कुछ ग्रामर के हवाले से पूछा गया है, तो ग्रामर पे तवज्जो देनी चाहिए। और अगर 10% ही पूछा गया है तो मेरा क्या ख्याल है, ग्रामर को आप स्किप करके सारी तवज्जो दीगर मौजूआत या दीगर चीजों पर लगा लेते हैं तो ग्रामर से काफी हद तक आपकी जान भी छूट सकती है। क्योंकि ये शायद मुझे ऐसा लगता है या मेरी नालायकी है कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामर काफी मुश्किल हो जाता है उसे समझना और फिर उस समझने वाली चीजों को याद भी रखना। ये मेरा तजजिया है या मेरी कम अज कम काहिली या सुस्ती और नालायकी है कि मैं उस तरह से समझता हूँ। अब एक सवाल ये भी था कि अगर मैंने दुरुस्त अगर कहा है तो शायद आप उसकी तायीद कर दीजिएगा, और अगर आपके सवाल को मैं सही नहीं समझाऊं तो दोबारा भी सवाल कर सकते हैं। तहरदे और एक और मेरे साथी ने सवाल किया था इसमें। एक सवाल ये है तो कि इंटरव्यू में गुफ्तगू के दौरान हम अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं क्योंकि अक्सर प्राइवेट इदारों में पढ़ा रहे होते हैं, इस्तेमाल आम है क्या, मनफी असर पड़ता है? देखिए, मनफी असर थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन कोशिश ये करें कि हर लफ्ज उर्दू में, हर लफ्ज अंग्रेजी में इस्तेमाल ना करें। यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि कहीं कहीं जैसे कोई लफ्ज ऐसा आ जाता है दरमियान में कि हम मुस्तामिल होते हैं तो हम वो अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल कर जाते हैं। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स का मिसाल के तौर पर डेमो लिया गया, डियर स्टूडेंट्स हमने कह दिया, या अजीज तलबा नहीं था, हमने डियर स्टूडेंट्स कह दिया। तो इस तरह के अल्फाज तो चल जाते हैं, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी इसका मनफी असर ही पड़ने के इम्कानात होते हैं। अच्छा, ये मनफी जो असर है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के की नजर में होता है। बाकी जो पैनल है उसके जहन में ये बातें आमतौर पर मेरा ख्याल है नहीं होती कि वो इन इस तरह की चीजों को पर गौर करे, क्योंकि वो जो दीगर जो लोग होते हैं उन्हें उर्दू अदब की बारीकियों से का कोई अंदाजा ही नहीं होता, और दीगर सब्जेक्ट्स में कम से कम ये कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है कि उसमें अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। उर्दू में ही ऐसी सूरत हाल पेश आती है, और अगर उर्दू में ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो ऐसे में मुमकिन है कि आप ये तरीकेकार इख्तियार कर लें कि कोशिश करें कि कम से कम अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल करें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा उर्दू अल्फाज इस्तेमाल हो। जैसे एक सर सैयद अहमद खान की हम मिसाल देते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी का इस्तेमाल कहीं कहीं
शऊरी तौर पर गैर जरूरी इस्तेमाल भी किया है, शऊरी तौर पर गैर जरूरी इस्तेमाल किया। जैसे एक उन्होंने जुमला लिखा था कि अलीगढ़ में 1% स्टूडेंट भी हायर सर्विसेज के काबिल नहीं है। अब वो 1% की बजाय 1% इस्तेमाल कर सकते थे, हायर सर्विसेज की बजाय वो आला मुलाजमत इस्तेमाल कर सकते थे, स्टूडेंट की बजाय तुलबा इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। जबकि वो उर्दू अदब से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे, वो ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शऊरी तौर पर अंग्रेजी अल्फाज के इस्तेमाल किए। लेकिन इस तरह की चीजें कभी कभी थोड़ा सा मनफी तासुर देती हैं। अच्छा, आज फिर दोबारा सवाल आया है, भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था दरिया लताफत के बारे में, दोबारा मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ। दरिया लताफत इंशाल्लाह खान इंशा की तसनीफ है, और ये सिर्फ इंशाल्लाह खान इंशा की तसनीफ नहीं है। इंशाल्लाह खान इंशा के साथ एक और राइटर भी शरीक है, और मिर्जा हसन कुटील है वो। और ये किताब नवाब सादत अली खान की फरमाइश पर इंशाल्लाह खान इंशा ने तहरीर की थी, और इसका एक हिस्सा मिर्जा हसन कुटील ने लिखा था। ये उर्दू कवायद, उर्दू जुबान के कवायद पर पहली किताब है जो फारसी जुबान में लिखी गई। और ये किताब आम तौर पर इंशाल्लाह खान इंशा के नाम ही से मौसूम है, और इसी के नाम से याद रखी जाती है, क्योंकि जो ये किताब है तकरीबन लगभग 500 सफ़ात की, उसमें तकरीबन 350 सफ़ात इंशाल्लाह खान इंशा के, और तकरीबन 150 सफ़ात लगभग मिर्जा हसन कुटील के हैं। इसका तस्करा मैंने इंशाल्लाह खान इंशा की जेल में किया है। अगर आप जदीद तस्करे तबसरे आप उसको देख लें तो शायद वो चीज़ें दोबारा आपको सामने आ जाएंगी। उर्दू जुबान और के कवायद के हवाले से इसमें तफसीलात फराहम की गई हैं। फारसी जुबान में ये तो बस अब क्या, उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत अहम और मशहूर किताब थी, लेकिन आज उसकी अहमियत वैसी नहीं है। अभी एक सवाल आया है कि वीडियो डिस्कनेक्ट हो रही है, सर सैयद के बारे में जो कुछ कह रहे थे रिपीट करें। सर सैयद के बारे में कुछ नहीं कह रहा था, सर सैयद के बारे में बस मुख्तसरन ये कहा था कि सर सैयद ने अपनी तहरीरों में अंग्रेजी अल्फाज को शऊरी तौर पर गैर जरूरी भी इस्तेमाल किया है। यानी शऊरी तौर पर उन्होंने अंग्रेजी अल्फाज का कहीं कहीं ऐसा इस्तेमाल किया है जहां पर जरूरत भी नहीं। और उसके लिए मैंने एक जुमला बयान किया था कि उन्होंने लिखा था कि अलीगढ़ के 1% स्टूडेंट भी हायर सर्विसेज के काबिल नहीं। अब स्टूडेंट की जगह वो तुलबा इस्तेमाल कर सकते थे, 1% की जगह 1% इस्तेमाल कर सकते थे, हायर सर्विसेज की जगह वो आला मुलाजमतें इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे उर्दू जुबान से, उर्दू जुबान के अल्फाज से, मुतरादिफात से, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल इसलिए किए क्योंकि शऊरी तौर पर चाहते थे लोग अंग्रेजी जुबान की तरफ रागिब हों। और अभी मैं बात कर रहा था ग्रामर के हवाले से, हमारे अता भाई जैसे हैं, इस तरह के कुछ लोग ऐसे हैं जो मदरसों से फारिग तहसील होते हैं, तो वो उनकी जो ग्रामर है वो काफी बेहतर होती है, अच्छी होती है, तो वो ग्रामर की तरफ अगर तवज्जो देते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी होती है। लेकिन हम जैसे लोग जो लगभग प्राइवेट मास्टर्स करते हैं, इस तरह कुछ और चीजों मसरूफियात में होते हैं, तो उनके लिए ग्रामर को मैनेज करना, समझना शायद बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि जिनकी दिलचस्पी है वो ग्रामर को चाहे तो बेहतर उसमें मेहनत कर ले, लेकिन दिलचस्पी अगर कम है तो ग्रामर से हटकर दीगर चीजों पर मेहनत ज्यादा कर ले। अच्छा, अभी एक सवाल आया है कि मशहूर नस्लनिगार और शोरा पर लिखी गई कुतुब बहुत हैं, क्या हम सबको याद करना होगा? सब मिलती जुलती हैं, सब क्या करें, दो दो चार तो हो जाएंगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। अच्छा देखें, मैंने आपसे कल जिस तरह अर्ज किया था कि एक एक चीज को अगर मौजू बनाएंगे ना, आप चीजें याद करने लग जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अब हम उस उम्र में आ चुके होते हैं, इस जमाने में, कि हम रट्टे मारकर चीजें याद नहीं कर सकते बच्चों की तरह। तो ऐसे मौके पर आपको क्या करना है, किसी भी एक मौजू को लेकर उसे बार बार पढ़ने की कोशिश करें, बार बार दोहराए, उसे रट्टा ना समझें, और ये भी ना सोचें कि आपने आपको याद नहीं होगा। बल्कि एक चीज आप अगर बार बार पढ़ते हैं तो वो चीज कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर आपके जहन में फिट हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ ये है कि जो अहम तरीन शख्सियात हैं, का मतलब उनकी जो तहरीरें हैं, उनकी जो किताबें हैं, उनके बारे में जरूर मालूम होना चाहिए। ये जरूर है कि अक्सर किताबें या कुछ किताबों के नाम एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते होते हैं, लेकिन अगर आप एक वक्त में एक शख्सियत को पढ़ेंगे तो आपको चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। मेरा तजर्बा है जाती तौर पर कि कुछ किताबों में और कुछ जगहों पर या कुछ लोग इस तरह से चीजें करते हैं कि सारे तस्करे उन्होंने एक पेपर पे लिख लिए, सारे शेरी मजमूओं के नाम एक जगह लिख लिए, सारी खाकों की किताबें एक जगह लिख ली, सारी सफरनामे एक जगह लिख लिए। तो ऐसे में इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि वो एक ही तरह के नाम, तस्करों में खुसूसियत के साथ कि एक ही तरह के नाम बार बार आ रहे होते हैं। अगर उसकी बजाय आप शख्सियात के एतबार से मुताला करें,
कि भाई आपने मीर तकीमी का मुताला किया तो निकात शोरा सामने आ गया, काम कायम चांदपुरी का मुताला किया तो मखज़ल नकात आ गया, मोहम्मद हुसैन आजाद का मुताला किया तो आधे हयात सामने आ गया, नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता का जिक्र आया तो गुलशन बेखार सामने आ गया। तो जब आप शख्सियात के एतबार से पढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें याद रह जाती हैं, वो भूलता भी नहीं है इंसान। तो अगर इस तरह अगर आप तैयारी करेंगे तो मेरा ख्याल है नस्र निगार हो या शायर हो, उनकी चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए, नस्र निगार और शायरों में मैंने जैसे कल कुछ मिसालें भी आपको दी थी कि गजल में इस तरह आप 8-10 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। आप पहले एक मौजू को सामने तो रखें ना। देखिए, मसला पता है कब होता है हमारे पास, कि जब हम सारी चीजें एक ही साथ जमा कर लेते हैं। वो सवेरे जो कल आंख मेरी खुली पतरत बुखारी का सबक है, जिसमें वो हॉस्टल के अंदर बैठकर वो पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, सारी किताबें जमा करते हैं और फिर सोचते हैं अगर मैं हिसाब लगाऊं तो मुझे एक दिन के अंदर कम से कम 400 सफ़ात पढ़ने होंगे, और फिर वो सोचते हैं कि आज छोड़ते हैं, कल सुबह से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन जब हम सब कुछ एक जगह इकट्ठा कर लेते तो हम हमारी हमें हमें टेंशन शुरू हो जाती है, इतना सारा कैसे पढ़ेंगे। आप ये ना सोचें, बल्कि कहीं ना कहीं से आगाज करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले सोच ले मैंने उर्दू गजल देखनी है, तो उर्दू गजल की पहले तारीख देख लें और फिर उर्दू गजल के जो अहम तरीन शायर हैं उन्हें रोजाना की सतह पर एक एक दो दो याद करना शुरू कर दें। 4 से 5 दिन में आप उर्दू गजल को बिल्कुल समेट लें। इसी तरह फिर उर्दू नज्म की तरफ आ जाए, या उर्दू गजल के साथ साथ कोई एक नसरी सिंफ भी साथ ले लें। भाई उर्दू गजल ले ली और उसके साथ उर्दू सिंफ भी कोई ले ली, उर्दू गजल के साथ उर्दू दास्तान ले ली, उर्दू नज्म के साथ उर्दू ड्रामा ले लिया, उर्दू अ, मसनवी के साथ उर्दू अफसाना ले लिया। एक जो शायरी की अगर कोई सिंफ बड़ी है तो उसके साथ नसरी कोई ऐसी सिंफ लें जिसमें कम लोगों का तذकरा याद करना हो, तो इससे भी आपको थोड़ा सा फायदा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह आपकी तैयारी में थोड़ी सी आसानी हो सकती है, वो चीजें याद हो जाएंगी। ये याद होना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तो ये भी आप देख सकते हैं। सवाल आया है कि फैज़ अहमद फैज़ की नज्म निगारी कुछ रोशनी डालें या एतबार के फैज़ मुनफरिद हो जाए। देखें, फैज़ अहमद फैज़, अब देखें इस तरह के सवाल आते हैं तो ये जरा मेरे लिए बड़ा ऐसा लग रहा होता है कि मैं भी अब इंटरव्यू देने के लिए बैठा हूँ। लेकिन खैर चलें, कुछ बातें मैं बता देता हूँ। चलें, मैं इस कॉल को ख़त्म कर रहा हूँ और दोबारा इंशाल्लाह शुरू करते हैं, और फिर दोबारा आप सब से दरख्वास्त है जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम जल्द ही दोबारा इसको शुरू कर सकें और फैज़ अहमद फैज़ के बारे में इंशाल्लाह बात करें।